आप सभी का स्वागत है एग्रीड क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, रो बेस्ड पजल। रो बेस्ड पजल की जो बेसिक्स होते हैं वो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 5 क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे और बेसिक लेवल जो होता है आपके रो बेस्ड पजल का वो मैं आज आपका यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। एंड उसके बाद में हम लोग मॉडरेट लेवल करेंगे और उसके बाद में हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे रो बेस्ड पजल के। तो इंपॉर्टेंट सेशन है ये। सेशन आप लोगों को अच्छे से देखना है, तभी आगे वाले सेशंस आप लोग अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे और चीजों को सीख पाओगे। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं होगा इस रो बेस पजल का। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो दोनों लैंग्वेज में आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्रीन मेरे पास में इतना बड़ा नहीं है कि मैं दोनों लैंग्वेज को कंसिडर करके यहाँ पे लिख पाऊंगा, क्योंकि अभी तो चलो ये क्वेश्चन छोटा है, मैं एक साथ दोनों लैंग्वेज लिख के कर दूंगा। बट जब हम लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी हाई रहेगा और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी रहेगा, तो वो ज्यादा पार्ट को कवर करेगा। तो इसलिए स्क्रीन जो है वहां पे मैं एक लैंग्वेज को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इंग्लिश वाले लैंग्वेज को लेकर। हिंदी वाले बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको एक एक चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा साथ में। तो यहां तक ये आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो आप यहां से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में, हमारी अप्रोच क्या रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हम कहां से लीड लेके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आंसर तक हम लोग पहुंच जाएं और कम समय में हम सिटिंग अरेंजमेंट को बना लें। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपका डायरेक्शन वाला जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपकी 4 डायरेक्शन है, बेसिक डायरेक्शन जो आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेंगी, स्पेशली रॉ बेस वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये नॉर्थ हमारी साइड होती है, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर दिशा। नीचे हमारा साउथ वाली दिशा होती है, हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे आप ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और यहाँ पे आप कहोगे इसको वेस्ट, इसकी यानी कि यहाँ पे हो गई आपकी पश्चिम दिशा। तो ये आपकी जो डायरेक्शन है ये इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा रो बेस आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो। एक छोटे से कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझा देता हूँ। लाइक मान लीजिए आपका फेस, आप मान लीजिए आप यहाँ पर इस तरीके से आप खड़े हैं और आपका जो फेस है, एक सेकेंड, चलो नॉर्मली मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हो और आपका जो फेस है वो आपने नॉर्थ की तरफ किया हुआ है। तो नॉर्थ की तरफ यानी कि इस तरफ आपने आपका फेस किया हुआ है। आप इस डायग्राम में देखिएगा, नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ आपने आपका फेस किया हुआ है। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो राइट हैंड किस तरफ होगा, वो राइट हैंड आपका इस तरफ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इस तरफ आपका राइट हैंड होगा। आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ हो जाएगा। वही अगर आपके लिए ये कहा जाए कि आपका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, वो कहाँ पे है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आप क्या कहोगे, अच्छा मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरा जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो मेरा जो राइट हैंड होगा वो यहाँ पे होगा और जो लेफ्ट हैंड होगा वो इस तरफ होगा। ये कब है, जब मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है। ये कब है, जब मेरा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है। मेरा फेस अगर साउथ की तरफ रहता है, तो ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ और नॉर्थ के ऊपर आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे रो बेस पजल में। तो आपका अगर फेस साउथ की तरफ है तो आपका जो राइट हैंड रहेगा वो इस तरफ रहेगा। आपने नीचे की तरफ फेस किया हुआ है तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजों को समझना। तीनों के तीनों फेस आप लोग देख लीजिएगा, जब आपका फेस साउथ की तरफ है तो आपका जो राइट हैंड है वो किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा। ये एक बेसिक सी चीज है जो मेरे ख्याल से आप सभी को ऑलरेडी पता भी थी, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ताकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी का डाउट क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से करेंगे। रीड करते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए वो एक रो में बैठे हैं, लेकिन इसी सीक्वेंस में नहीं बैठे हैं। लाइक वो ए बी सी डी ई एफ जी इसी सीक्वेंस में नहीं है, ये आपको अरेंज करके बताना होगा कि वो किस सीक्वेंस में बैठे हैं। आपका जो पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। F is to the immediate right of E। अब मेरी चीज ध्यान से सुनिएगा। मे बी कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर टोटल पर्सन कितने हैं, 7 पर्सन है, तो हम पहले ऑलरेडी 7 पर्सन को यहाँ पे बिठा लेते हैं इस तरीके से और उसके बाद में हम लोग अरेंज कर देंगे। लेकिन ये वाला अप्रोच आपको नहीं करना है रो बेस पजल में, जब आपके नॉर्थ साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको कहाँ से लीड मिल रही है वहां से क्वेश्चन को पिक करना है और फिर उसका जो डायग्राम है उसको क्रिएट करते हुए चलना है।
जैसे यहां से आपने क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट किया, पहला आप क्या मिला आपको, F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। F जो है वो E के इमीडिएट राइट में है, E का इमीडिएट राइट। E का इमीडिएट राइट कैसे होगा, देखो मान लीजिए E यहाँ पे है, E का फेस किस तरफ है सर, नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि सभी ने किस तरफ फेस किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ किया हुआ है। तो E का फेस अगर मैं नॉर्थ की तरफ करता हूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। इमीडिएट राइट का मतलब बिल्कुल ही बगल में, एकदम इमीडिएट मतलब एकदम राइट में। तो ये दो पर्सन ऐसे होंगे जो एकदम एक दूसरे के पड़ोसी होंगे या इमीडिएट एक दूसरे के बैठे हुए हैं। तो क्लियर है, तो 7 में से हमें 2 पर्सन की जो कंडीशन है वो क्लियर हो गई है। तो हम डायरेक्टली इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि मे बी E यहाँ पे होगा और F यहाँ पे होगा। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताऊंगा कि आप हमेशा 2 कंडीशन बना के चलो। आपको क्या करना है, हमेशा 2 कंडीशन बनाना है, क्योंकि एक कंडीशन मान लीजिए आपने बनाई, वो कंडीशन किसी एक स्टेज पे जाके अगर वो गलत हो जाती है तो फिर दूसरे वाले जो कंडीशन है आपकी उसमें आपको स्विच करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। वहां पे आप लोग क्या कर लोगे, वहां पे बहुत जल्दी स्विच कर जाओगे। तो मैंने दोनों बना लिए हैं, 2 पर्सन मेरे यहाँ पे फिक्स्ड हो गए हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है कि E इज फोर्थ टू दी राइट ऑफ G। E जो है वो G के राइट में फोर्थ है, G के राइट में फोर्थ। चलिए यहां से काउंट करते हैं, देखिए G का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो राइट हैंड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर फेस नॉर्थ की तरफ है तो। और G के राइट में फोर्थ है, लिखा हुआ है E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और फोर्थ पे कौन है, E है। तो यहां से आप देख सकते हो कि G के राइट में फोर्थ कौन बैठा है, E बैठा है। अब देखो डायग्राम तो हमारा यहाँ पे हमने बना लिया, दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे बना ली। क्या आपको इस कंडीशन में G या E में से कोई नजर आ रहा है, बिल्कुल हमें E नजर आ रहा है। तो हमें लीड मिल गई कि E को लेकर हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, E is फोर्थ टू द राइट ऑफ G। E जो है वो G के राइट में फोर्थ है, या मैं ये कह सकता हूं कि जो G है वो E के लेफ्ट में फोर्थ है। ये भी तो कह सकता हूं कि E के लेफ्ट में फोर्थ कौन है, G है। तो E के लेफ्ट में फोर्थ आप बना सकते हो G को इस तरीके से। अगर आप G के राइट में फोर्थ काउंट करना चाहते हो तो वो भी आपको E मिल जाएगा, दोनों सही है बिल्कुल। तो दोनों कंडीशन पे आप यहाँ पे बना लो। ओके, 2 कंडीशन मैंने बनाई है, दोनों पे ये मिल गया मुझे। फिर क्या लिखा हुआ है, C इज द नेबर ऑफ B एंड D। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बेसिक सा जरूर है लेकिन बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर जाएगा। ये देखो, ये G और E का जो रिलेशन था वो हमने यूज कर लिया, तो इसका कोई फायदा नहीं है इसको लिखने का, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ओके, जो भी आप कंफर्म नहीं हो उसको साइड में लिख लिया करो ताकि आपको बार बार पजल को ना रीड करना पड़े। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी कि C इज द नेबर ऑफ B एंड D। अब एक छोटा सा हमें यहाँ पर डाटा दिया गया था कि C जो है वो B और D दोनों का नेबर है, यानी कि B और D दोनों के पड़ोस में होगा वो, तो B के पड़ोस में भी हो गया, D के पड़ोस में भी हो गया। लेकिन यूं भी तो हो सकता है ना, हमें कंफर्म थोड़ी है, हो सकता है कि C के राइट में बिल्कुल D हो, या हो सकता है कि C के बिल्कुल राइट में B हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। तो हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हम लोग डायग्राम में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ साइड में लिख रहे हैं। अब चेक करते हैं कि B C D में से कोई हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या, B C या D में से कोई भी नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई भी लीड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसको डेफिनेट लेके पुट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंडीशन ऐसी है जिनके ऊपर आपको उन पर्सन्स को बैठाना है, क्योंकि टोटल कितने थे देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पे आपने कितने बैठा लिए, G को कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बैठा लिए हैं आपने, 6 बैठा लिए हैं, और यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके लिए 7 है, यानी कि अभी एक पर्सन और भी बचा हुआ है, उस पर्सन को भी अभी बैठाना बाकी है। ओके, लेकिन मान लीजिए कि वो पर्सन हो सकता है कि इस तरफ होगा या फिर हो सकता है कि इस तरफ होगा, तो भी B C और D को तो एक साथ लिखना है, इन तीनों को तो एक ही साथ लिखना होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशन है दोनों में, क्योंकि तीनों को एक साथ ही लिखना है, क्योंकि C जो है वो B और D दोनों का क्या है, नेबर है, दोनों का क्या है, पड़ोसी है। अब दोनों कंडीशन के लिए यहाँ पे 2 आपके पास में कंडीशन है। मान लीजिए कि ये वाला सही है तो आप यहाँ पे लिखो, B यहाँ पे लिखा, C यहाँ पे लिखा और D यहाँ पे लिख दिया। मे बी कि ये गलत है, ये वाला सही है, तो आपने क्या कर दिया, D यहाँ पे लिखा, C यहाँ पे लिखा और B यहाँ पे लिखा। 2 कंडीशन बनाने का ये फायदा हो गया कि इस कंडीशन से पहले तक दोनों सेम चल रही थी, और जैसे ये वाला डाटा हमने पुट किया तो दोनों अलग अलग हो गई। अब देखो दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग आपको नजर आ रहा है, तो ये फायदा हो जाता है हमारा 2 कंडीशन बनाने का। अब अगर एक गलत भी हो जाता है तो दूसरे पे मैं स्विच कर जाऊंगा बहुत आराम से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वंस एंड।
वो पर्सन जो डी के लेफ्ट में थर्ड बैठा है, डी के लेफ्ट में थर्ड। तो देखो यहाँ पे देखो डी किसकी तरफ फेस किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ, तो डी का लेफ्ट में थर्ड, तो लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, थर्ड काउंट करो 1 2 एंड थर्ड। ये जो जी है ये एकदम एंड पे है, तो अगर जी एकदम एंड पे है तो जी के लेफ्ट में अब कोई भी नहीं आएगा, इसका मतलब वो पर्सन यहाँ पे है जो एक बचा हुआ पर्सन है। क्लियर है, यहाँ पर आई होप सो कि आप लोग इसको क्लियरली समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर कंडीशन में मैं बात करूं तो डी यहाँ पे है और डी के लेफ्ट में मुझे कौन सा काउंट करना है, थर्ड काउंट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड, तो डी के लेफ्ट में मैं थर्ड काउंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डी के लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है, यानी कि सेकंड वाली जो कंडीशन है वो आपकी गलत होगी। अब देखो सेकंड कंडीशन गलत हो गई तो इसको आप हटा दो, फर्स्ट वाली कंडीशन को लेकर ही हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बिल्कुल ही समय नहीं लगा, अगर हम मान लीजिए एक ही कंडीशन लेके चलते तो फिर लास्ट में जाके स्विच करने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर से पूरा का पूरा क्वेश्चन करना पड़ता, इसलिए आप लोग दो कंडीशन लेके चला करो। अब क्या हो गया, इसमें जो भी बच गया उसको आप लिख दोगे, कौन बच गया, ए बच गया, तो ए को आप यहाँ पे लिख दो, बस आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 7% सभी ने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, इसलिए इनका फेस की डायरेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है मुझे, ये इस तरीके से फेस को शो करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इन्होंने सभी ने क्या किया है, नॉर्थ की तरफ फेस किया है। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे फेस भी बना दिए हैं। ओके, ए को आपने बैठा दिया, बी को आपने बैठा दिया, सी को आपने बैठा दिया, डी को भी आपने बैठा दिया, ई को आपने बैठा दिया, एफ को भी बैठा दिया और जी को भी बैठा दिया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो सभी को आपने अरेंज किया है या नहीं किया है। अगले क्वेश्चन पे चलें, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। देखो छोटा सा चेंज किया है मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने एक छोटा सा चेंज किया है इस क्वेश्चन में कि इस बार जो फेस किया हुआ है इन्होंने वो ईस्ट की तरफ किया हुआ है, वो नॉर्थ की तरफ किया हुआ नहीं है, वो किस तरफ किया हुआ है, ईस्ट की तरफ उन्होंने फेस किया हुआ है। यानी कि सेम चारों डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, इस तरफ वाली यानी कि ये वाली जो साइड होती है ईस्ट, इस तरफ उन सबका फेस है। तो पहले नॉर्थ की तरफ उन सबका फेस था तो उनको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया था कि सबका फेस नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, लेकिन अब जो है वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है सबका फेस, तो उनको इस तरीके से अरेंज करना होगा। देखो ये मैं कंडीशन बना रहा हूं ना, इस तरीके से उनको अरेंज करना होगा। ओके, लेकिन हम पहले से जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में लीड मिलेगी उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहले से 7 हम पोजीशन बना के नहीं चलेंगे वहां पे, कि यहाँ पे हमने देखा टोटल कितने 3 6 और एक 7 पर्सन है, तो 7 हम लोग वहां पे जो पोजीशन है वो बना ले तो वो चीज गलत हो जाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सेकंड वाले हमारे डाटा से, तो रीड करते हैं। लिखा हुआ है आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस बट नॉट नेक्स्ट टू यू। आर जो है वो इमीडिएट राइट है किसके, एस के, एस के बिल्कुल इमीडिएट राइट। तो देखो एस मान लीजिए कहीं पे भी होगा उस कंडीशन पे, एस का फेस किस तरफ है सर, एस का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, तो एस के बिल्कुल राइट में, तो एस का फेस किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, तो उसका राइट हैंड साइड किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी कि एस के बिल्कुल यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। यही बोला है, आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, तो एस के बिल्कुल राइट में कौन हो गया, आर हो गया। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था वो सभी के सभी साइड्स को। अगर एस यहाँ पे है और एस का फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो राइट हैंड साइड इसके बिल्कुल नीचे की तरफ होगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। लिखा हुआ है आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस बट नॉट नेक्स्ट टू यू, लेकिन यू के बगल में नहीं है। आर जो है वो किसके राइट में है, एस के तो बिल्कुल राइट में है, लेकिन यू के बगल में नहीं है। इसका मतलब आर से जस्ट नीचे जो यू है वो नहीं आ सकता, ये कंडीशन यहाँ पे इन्होंने दी है। लेकिन ये 7 कंडीशन में से कहां पे लिखेंगे, वी आर नॉट श्योर, तो मैंने इसको साइड में लिख लिया। नेक्स्ट लाइन, Q is at extreme end and has T as his neighbor। Q जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पे है, तो देखो यहां से बहुत ही प्यारा सा लीड हमें मिल गया कि Q जो है वो किस पे है, एंड पे बैठा है। तो एंड तो है हमारे पास में, जब हम लोग 7 कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं अब, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे 7 के साथ पोजीशन बनाएंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, एंड तो हमें मिलेगा ना। देखो मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, ये 7 कंडीशन है, 7 के साथ पोजीशन है। इनके दोनों तरफ के एंड तो मुझे पता है, सबसे ऊपर मे बी कि Q यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बोला है ना Q इज एट द एक्सट्रीम एंड, और हो सकता है कि Q जो है वो सबसे नीचे वाले पे भी हो। तो मुझे 2 कंडीशन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ बना लेता हूँ। ठीक है, 2 बार मुझे डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने एक कंडीशन को राइट हैंड साइड पर, एक कंडीशन को इन एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिख दिया है। उसके साथ क्या बोला गया है कि T जो है वो Q का पड़ोसी है।
तो T जो है वो Q का अगर इमीडिएट पड़ोसी है या एक्सट्रीम एंड पे Q बैठा है और T को नेबर है, T जो है उनके नेबर है, तो T यहाँ पे आ जाएगा Q का नेबर और यहाँ पे भी T आ जाएगा Q का नेबर। जैसे ये लीड मिली थी तब मैंने इस डाटा को बनाया 7 की 7 पोजीशन को। यहां तक मैं इन 7 कंडीशन को 7 पोजीशन को लेकर इनको S और R को नहीं बिठा सकता था, इसलिए मैंने तब तक ये 7 की 7 पोजीशन नहीं बनाई। फिर क्या लिखा हुआ है, V इज बिटवीन T एंड U। V जो है वो T और U के बीच में है। तो देखो सर T यहाँ पे है तो U यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो T और U के बीच में V आ पाया। ये तो अंडरस्टूड है, बहुत छोटी सी चीज है ये तो सेकंड वाली कंडीशन में भी देखो T यहाँ पे है तो U मेरा यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो इन दोनों के बीच में कौन आ पाएगा, V आ पाएगा। इसको भी हमने यूज कर लिया, तो ये भी हमने लिख ली, ये भी हमने लिख लिया, इसको भी हमने यूज कर लिया। लास्ट लाइन S इज सिटिंग फिफ्थ, इसको फिफ्थ कर लीजिएगा, इसको फिफ्थ कर लीजिएगा। एक सेकंड में इसको चेंज कर देता हूं, इसको यहां पे लिख लीजिएगा FIFTH। ये क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे है। कहां से है, नॉर्थ एंड से। नॉर्थ एंड, अब देखो चारों डायरेक्शन आपको पता है, तो नॉर्थ एंड किसको कहते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को, और साउथ एंड किसको कहते हैं, नीचे वाली को। तो ऊपर वाली से फिफ्थ पोजीशन पे कौन बैठा है, S बैठा है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा नहीं तो। ऊपर वाली कंडीशन से 5 आप कैलकुलेट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, और वहां पे कौन बैठा है, S बैठा है। तो सबसे पहले तो मैं राइट हैंड साइड वाली कंडीशन पे काउंट करता हूं। देखो Q नंबर 1 पे है, T V U, और फिफ्थ नंबर पे कौन हो जाएगा, S हो जाएगा। तो यहाँ पे आप S को लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन लेफ्ट वाली कंडीशन पे आप काउंट करोगे तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे तो ऑलरेडी V यहाँ पे है, तो S तो नहीं आ सकता। इसका मतलब सेकंड वाली जो कंडीशन है वो आपकी गलत हो जाएगी, तो इसको मैं हटा दूं, किसी काम की नहीं है, अभी ये गलत हो गई है। तो अब बची हुई जो कंडीशन है उसको हम लोग यूज करेंगे। अब देखो S और R का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ था कि S के बिल्कुल राइट में कौन है, R है, तो S के बिल्कुल राइट में कौन आ गया, R आ गया। और R जो है वो U का पड़ोसी नहीं है, तो आप देख सकते हो कि R और U में एक S का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब वो वाली कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो ये भी हम लोग यूज कर चुके हैं, तो इसको भी हटा देते हैं। जो भी डाटा हमने यूज कर लिया उसको रीड नहीं करना उसके बाद में। ओके, अब जो भी आपका बच गया उसको यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी आप बिठा चुके हो। कौन बच गया, P बच गया, तो P को आपने यहाँ पे बिठा दिया। कैसे चेक करोगे, यहाँ से चेक कर लो। जैसे P को आप नहीं बिठाया तो बच गया, Q को बिठा दिया था, R को, S को, T को, U को और V को भी। तो अब लास्ट में किसको बिठा दिया, P को बिठा दिया। क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर ये थोड़ा सा लेवल मैंने इंक्रीज किया है, हालांकि बहुत ज्यादा लेवल इंक्रीज नहीं है, बट हल्का सा मैंने लेवल इंक्रीज किया है, क्योंकि बेसिक जो था वो बस इतना ही है। रोबेस पजल का बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं होती है। बना लिया होगा क्वेश्चन, देखिएगा सॉल्यूशन को अच्छे से समझिएगा आप लोग ध्यान से। P Q R S T B X and Y are seated in a straight line facing north। इन सभी ने क्या किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। ओके, फिर लिखा हुआ है कि P sits फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ V। अब देखो सेकंड लाइन से ही आपका जो पजल है वो स्टार्ट हो गया है। आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देना है। जो भी कंफर्म होगा डायग्राम में लिखो, जो कंफर्म नहीं होगा उसको साइड में लिखो। स्टार्ट कैसे करेंगे सर, सभी ने किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, तो क्या हम पहले से यहाँ पर कितने परसेंट, देखो 3 3 6 7 और 1 8, तो क्या हम पहले से यहाँ पे 8 लोगों को बैठा ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करोगे, आप रीड करोगे फर्स्ट वाले लाइन को कि इसमें किस तरीके का डाटा आपको दिया गया है। क्या लिखा गया है, P सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ V। P जो है वो V के लेफ्ट में फोर्थ बैठता है। तो सर अगर 8 आप बैठा लोगे, मान लीजिए इस तरीके से, तो आप V को कहां पे रखोगे और P को कहां पे रखोगे, वी आर नॉट श्योर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले से मत बनाया करो। अब आपको क्या करना है, P जो है वो फोर्थ लेफ्ट बैठता है किसके, V के। तो देखो यहाँ पे V लिखा आपने और V के लेफ्ट में फोर्थ, तो 1 2 3 एंड फोर्थ पे कौन बैठा है, P बैठा है, यहाँ पे बैठा दिया। सेम एक और कंडीशन मुझे बनानी है, तो मैं सेम कंडीशन के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ कि V के लेफ्ट में फोर्थ कौन है, P बैठा है। लिखा हुआ है P सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ V। नेक्स्ट जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, V सिट्स आइदर 6 फ्रॉम द लेफ्ट। V जो है वो या तो लेफ्ट साइड से सिक्स्थ पोजीशन पे है, या फिर फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, या तो राइट एंड से वो फोर्थ पोजीशन पे है, या तो लेफ्ट एंड से सिक्स पोजीशन पे है। लाइक इस तरीके से आप समझ सकते हो, मान लीजिए कि ये आपका एंड है लाइन का, तो लेफ्ट हैंड साइड से वो सिक्स्थ पोजीशन पे बैठा है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पे कौन आ जाएगा, आपका यहाँ पे V आ जाएगा।
या तो वो लेफ्ट हैंड साइड से इस तरीके से 6th पोजीशन पे है, या फिर वो राइट हैंड साइड से, मान लीजिए राइट हैंड साइड से आप कैलकुलेट कर रहे हो तो राइट हैंड साइड से 4th पोजीशन पे है, तो 1 2 3 और 4th पोजीशन पे कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज एप्लीकेबल है, तो सर दो कंडीशन है हमारे पास में, तो दोनों कंडीशन में हम दोनों चीजों को आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वी के लेफ्ट में कितने चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5, कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 और एक और आ जाएगा यहाँ पे 5, तो वी के लेफ्ट में 5 हो गए और वी जो है वो लेफ्ट हैंड से 6th पोजीशन पे हो गए। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वी के राइट में मुझे कितने परसेंट चाहिए, 3%, तो 1 2 एंड 3, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये वी वाली जो कंडीशन थी मेरे ख्याल से आप सभी ने समझ ली होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नेक्स्ट जो डाटा है उसको रीड करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां तक हो गया, देखो फिर लिखा हुआ है कि एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, एस जो है वो आर के राइट में सेकंड बैठता है। तो देखो इन दोनों ही कंडीशन पे ना तो आर है और ना ही एस है, तो साइड में मैं लिख लेता हूं कि आर के राइट में सेकंड कौन बैठता है, एस बैठता है। क्लियर है? ये यही चीज उन्होंने बोली। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, आर जो है वो वी का इमीडिएट नेबर नहीं है, आर जो है वो वी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ध्यान से समझिएगा, इमीडिएट नेबर नहीं है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने परसेंट आपने बैठा लिए दोनों रो में, 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने हैं 8, तो बचे हुए 2 इसी तरफ आएंगे क्योंकि हम लेफ्ट एंड से 6 पोजीशन पे वी बैठा है, तो लेफ्ट वाले पे एंड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, और जो सेकंड वाली कंडीशन है उस पे राइट एंड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पूरे के पूरे 8% बैठ चुके हैं, तो इधर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमको। ओके, दोनों कंडीशन पे 8% अब हो चुके हैं। अब V का पड़ोसी R नहीं है, ये देख लो सर क्या लिखा हुआ है कि R जो है वो क्या नहीं है, V का नेबर नहीं है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, आप जिस भी तरीके से डाटा लिखना चाह रहे हो उस तरीके से लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए। ये मैंने एरो क्यों बनाया है, एरो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता रहेगा कि R की राइट में सेकंड कौन बैठा है, S बैठा है। ठीक है सर, अगली लाइन को पढ़ते हैं। T एंड Q आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, T और Q एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, तो देखो T यहाँ पे लिखोगे तो Q इसके बिल्कुल बगल में होगा, या अगर Q यहाँ पे लिख दिया तो T इसके बिल्कुल बगल में होगा, तो यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं। लेकिन बट लगा हुआ था, इसलिए आपको पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ना है। बट नाइदर T नॉर Q सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं बैठता है, एंड पर दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ये चीज यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, मैंने लिख लिया साइड में ताकि जब मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगा तो ये मुझे यहां से ध्यान रहेगा। ओके, अब आगे वाली लाइन को रीड करो, सिर्फ डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हुए चलना है। जैसे ही आपको परफेक्ट कंडीशन मिले, आप लीड मिले, आप अपने डायग्राम में पुट कर दीजिए, बाकी नहीं मिल रहा है आप साइड में लिखते हुए चलो। ओनली 1% सिट बिटवीन T एंड X, T और X के बीच में सिर्फ 1% बैठा है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि T और X के बीच में 1% बैठा है। अब देखो मुझे T और X के बीच में 1% बैठाना था, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 1 लिखा, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बनाई, ना ही कोई इस तरीके से लिखा, मैंने इस तरीके से नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो X है वो T के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 लिखा है ताकि मुझे पता रहे कि T और X के बीच में 1% है। ओके, अगली लाइन, X does not sit at extreme end of the line, X जो है वो भी एंड पे नहीं बैठता है, X जो है वो भी आपके एंड पे नहीं बैठेगा किसी भी। ओके, कंप्लीट हो गया, डाटा को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब पजल को रीड करने की जरूरत ही नहीं है सर। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। V जो है उसके पड़ोसी कौन नहीं है, R नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा गया था, इसका मतलब R यहाँ पे नहीं आ सकता, इसका मतलब R जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, R यहाँ पे नहीं आ सकता और R जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो R मेरा यहाँ पर भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर आपने R को यहाँ पे लिख दिया तो सर R के राइट में सेकंड, देखो S को बैठाना है लेकिन R के राइट में सेकंड, तो फिर कौन आ जाएगा, V आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ पर भी R नहीं आ सकता। अब V का पड़ोसी होगा नहीं तो R V के राइट में भी नहीं आ सकता। यहाँ पे आप R को लिख नहीं सकते क्योंकि अगर आप यहाँ पे R को लिखोगे तो फिर उसके राइट में नहीं जा सकते। तो आपके पास में दो कंडीशन बची, या तो R यहाँ पे आ जाएगा या फिर R आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अभी हम लोग श्योर नहीं है, तो इसलिए मैं दोनों कंडीशन पे ही नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन पे आप आओगे ना, तो देखो V के राइट में तो यहाँ पे R लिख नहीं सकते, यहाँ पे अगर आप R लिखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इसके राइट में सेकंड आप S को नहीं लिख पाओगे, तो इसका मतलब इस तरफ तो R पे आप जा नहीं सकते।
यहाँ पे आप आर को नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आर को रख दिया तो फिर आर के राइट में सेकंड वी हो जाएगा, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे भी वी लिखा हुआ है तो एस नहीं लिख पाओगे। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है जहां पे आप आर को लिख सकते हो और इस पे आप एस को लिख सकते हो। सेकंड वाली कंडीशन में तो सर सही हो गया मेरा। तो अगर सेकंड वाली कंडीशन पे आपने पुट कर दिया है तो एक बार सेकंड वाली को लेकर सॉल्व कर लो। अब क्या लिखा हुआ है, ये तो दोनों यूज हो गए, टी और क्यू एक दूसरे के पड़ोसी हैं और वो एंड पे भी नहीं है। तो अगर एक दूसरे के पड़ोसी और एंड पे नहीं है तो यहीं पर आएंगे दोनों टी और क्यू में से कोई भी एक। लेकिन नेक्स्ट लाइन पे एक और लिखा था कि एक्स भी जो है ना वो एंड पे नहीं है। तो मान लीजिए कि टी और क्यू में से कोई भी एक यहाँ पे होगा और क्यू और टी में से कोई भी एक यहाँ पे होगा। एक्स आप एंड पे लिख नहीं सकते तो एक्स को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर टी यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है तो बीच में सर दो पर्सन आ गए, लेकिन यहाँ पे तो देखो एक पर्सन था ना, इसलिए सेकंड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ गए आप लोग इजीली इसको। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब फर्स्ट वाली कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन पे तीन जगह पे तो आर आ नहीं सकता। अगर मैं आर को मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ और एस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप देखो टी और क्यू को बैठाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन मिलेगी आपके पास में, लेकिन वो एंड पे चली जाएगी। एंड पे तो कोई हो नहीं सकता, इसका मतलब आर जो है वो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो आर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है आपके पास में, फर्स्ट वाली कंडीशन पे, कि आप आर को यहाँ पे लिखोगे, फिर एस को आप यहाँ पे लिख दोगे। ओके, लेकिन अगर आपने एक सेकंड इसको एस को यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला एस। ओके, आर को यहाँ पे लिखा, एस को यहाँ पे लिखा। अब टी और क्यू में से किसी एक को इन दोनों पे लिखना पड़ेगा और एक्स को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्स को एंड पे नहीं ले जा सकते हो। आप एक्स को एंड पे नहीं ले जा सकते हो। टी और एक्स के बीच में एक पर्सन है तो सर टी मेरा यहाँ पे हो जाएगा और क्यू मेरा यहाँ पे कंफर्म हो गया। ये लो, जो भी डाटा दिया गया था उसको मैंने इस तरीके से पुट कर दिया। अब जो बचा हुआ जो भी वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो देखो पी को आपने यूज कर लिया, पी नहीं लिखना है, क्यू भी यूज हो गया, आर भी हो गया, एस भी हो गया, टी भी हो गया, वी, एक्स, अब कौन बचा, वाई बचा, तो आप वाई को यहाँ पे लिखो। तो आपका ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है, नॉर्थ फेसिंग वाला। ओके, इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना नॉर्मल, ये तो नॉर्मल नॉर्थ फेसिंग का था, नॉर्मल जो साउथ फेसिंग का मिलेगा वो भी इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी क्या होंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन सीखनी है, उसके बाद में चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन दे दे, चाहे नॉर्थ दे दे, चाहे साउथ दे दे और चाहे वेस्ट दे दे, आप चारों के चारों करने में यहाँ पे कैपेबल होगा। ओके, तो ये जो फाइनल आंसर है आपके सामने लिखा हुआ है, बाकी की चीजें मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होगा नहीं तो आपको यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आंसर लिखा हुआ है ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, आप ट्राई करना चाहते हो तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। डबल रो बेस्ड है क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट है ये भी आप सभी के लिए। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिएगा रो बेस, नॉर्मल रो बेस वाले मैंने आपको करवा दिए, इससे बाहर बेसिक कुछ नहीं होता, उसमें आप एक एक वेरिएबल हम लोग ऐड करेंगे और फिर करेंगे क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई आर 5 men सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग साउथ। ये 5 लोग ऐसे हैं जो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। while M, N, O, P and Q are 5 ladies sitting in a second line parallel to the first. First line के parallel बैठे हैं ये भी, and are facing north. और ये किसको फेस करते हैं, नॉर्थ को फेस करते हैं। तो देखो डबल रो बेस्ड जब भी आपका क्वेश्चन आए ना, अब आप इसमें आप पहले से दोनों को अरेंज कर सकते हो। पहले से कैसे अरेंज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, लाइक इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, और 1 2 3 4 5। ये जो ऊपर बैठे हैं इन सभी का फेस साउथ की तरफ होगा और जो नीचे बैठे हैं इन सभी का फेस नॉर्थ की तरफ होगा, और दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसको पहले से यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट वाले में जिन्होंने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है वहां पे कौन कौन आएगा, ए से लेकर ई तक आएंगे, क्योंकि ये कौन है, साउथ की तरफ फेस करने वाले हैं ये सभी के सभी पर्सन। और सेकंड वाले की बात करूं तो एम से लेकर क्यू तक आएंगे, इन्होंने किस तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। ओके, अब देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहला यहां से लिखा हुआ है, बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, दो कंडीशन बनानी है ना, तो दो कंडीशन का ध्यान रखना सर, दो कंडीशन ही बनानी है आपको, कभी गलती नहीं करनी है। यहां पे बन गई दोनों कंडीशन। क्या लिखा हुआ है, बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखो डी यहां पे मान लो आप, डी को यहां पे आपने लिखा,
बी जो है वो जस्ट नेक्स्ट है, लेफ्ट है किसके, डी के बिल्कुल लेफ्ट में। तो डी का फेस किस तरफ है, डी को अगर आप देख पा रहे हो तो ए और ए के बीच में आता है डी, यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन पे है। तो फर्स्ट वाली लाइन का मतलब डी का फेस जो है वो साउथ की तरफ है, और साउथ की तरफ अगर डी का फेस है तो डी के बिल्कुल लेफ्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज ऑपोजिट टू क्यू। बी जो है वो किसके लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में है, और किसके ऑपोजिट है, क्यू के ऑपोजिट है। भाई बी जो है हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज ऑपोजिट टू क्यू। बी जो है वो डी के बिल्कुल लेफ्ट में है और क्यू के बिल्कुल ऑपोजिट में है। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, ये जो कॉमा लग के इज यूज हुआ है वो बी के लिए यूज हुआ है, कि बी जो है वो डी के बिल्कुल लेफ्ट में है। बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज ऑपोजिट टू क्यू। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, क्यू लिख दोगे। तो बी जो है वो किसके ऑपोजिट में हो जाएगा, क्यू के ऑपोजिट में हो जाएगा। यहां से आप इजीली निकाल सकते हो, लिख दिया मैंने। अब आगे रीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। C एंड N आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। ये डायगोनली ऑपोजिट क्या होता है ये चीज भी मैं आपको समझा दूंगा अभी। इसको आप लोग साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इसको आप लोग ध्यान में भी रख सकते हो कि C और N का जो रिलेशन है वो डायगोनली है, डायगोनली ऑपोजिट है एक दूसरे के। समझाऊंगा अभी मैं इसको अच्छे से, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि E इज ऑपोजिट टू O। E ऑपोजिट है किसके, O के। Who is just next to the right of M। अब ये who किसके लिए यूज हुआ है, ये O के लिए यूज हुआ है। क्या बोला जा रहा है कि E जो है वो O के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो सर E कहाँ पे आएगा, फर्स्ट लाइन में। तो फर्स्ट लाइन के लिए E को आप ऊपर लिखो, O के बिल्कुल ऑपोजिट है तो O को नीचे लिखो। Who is just next to the right of M। ये जो O है ये M के बिल्कुल राइट में है, तो M के बिल्कुल राइट में है तो M यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तभी तो M का राइट में कौन हो पाया, O हो पाया, क्योंकि M का जो फेस है वो किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। ओके, ये वाला डाटा भी हमने लिख लिया। फिर बोल रहा है कि P who is just to the left of Q। P जो है वो Q के लेफ्ट में है। तो देखो Q तो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, उसको बिल्कुल लेफ्ट में आप P को यहाँ पे लिख सकते हो, इज ऑपोजिट टू D। बिल्कुल P जो है वो Q के बिल्कुल लेफ्ट में है और ऑपोजिट बैठा है किसके, D के। तो आपने यहाँ पे देखो D के ऑपोजिट भी नजर आ गए। फिर लिखा हुआ है कि M is one of the extreme end of the line। पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, कहीं से भी लीड नहीं मिली। लास्ट लाइन पे जाके हमें ये पता चल रहा है कि M जो है वो किसी एक कॉर्नर पे आएगा, और यहां से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। M के लिए देखो यहाँ पर डाटा दिया गया था, तो मे भी क्या हो सकता है कि M यहाँ पे हो, तो इसके बिल्कुल O बिल्कुल इसके बगल में आ जाएगा, और E को फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्या M इस एंड पे हो सकता है, क्या M इस एंड पे नहीं हो सकता। M इस एंड पे नहीं हो सकता क्योंकि M के राइट में O को लिखने की फिर जगह नहीं बचेगी। ये हो गया आपका। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, इसको मैं हटा दूं, ये लीजिए। अब आपके पास में दो कंडीशन है सर, कि या तो आप P को यहां पे लिखो, Q को यहां पे लिखो, और D और B को यहां पे लिखो, या फिर O और P में आप एक का गैप दे दो। देखो M और O तो यहीं पे आने वाले हैं, दूसरी वाली कंडीशन पे भी आपको लिखना है, तो P और O के बीच में एक गैप आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे गैप नहीं दिया था तो एक गैप देके आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, D यहाँ पे आ जाएगा और B यहाँ पे आ जाएगा, और तो कोई कंडीशन नहीं बन सकती इनके अलावा। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये कंडीशन बन गई दोनों। लेकिन एक डाटा आपको दिया गया था बीच में कि C और N जो है ना वो डायगोनली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, C और N। तो अगर आप N को देखोगे ना तो सेकंड वाली रो में N को रखने के लिए सिर्फ एक ही जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे भी N जो है वो यहाँ पे आ गया। अब डायगोनली जो अपोजिट होने का मतलब क्या होता है कि अगर N जो है वो राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर पे है, तो ये जो C होगा ना ये लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉर्नर पे होगा। इस तरीके से आपका डायगोनली ऑपोजिट बनता है कि अगर C मेरा इस लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे है ना, तो N मेरा राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर पे होना चाहिए, तब वो डायगोनली क्या बनेगा, ऑपोजिट बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो N बीच में आ गया है। अब इसको डायगोनली ऑपोजिट कहाँ पे बना पाओगे, आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप C को रखते हो तो फिर N यहाँ पे होना चाहिए था, और अगर आप यहाँ पे C को रखते हो तो N आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो सेकंड वाली कंडीशन क्या हो गई है, गलत हो गई है, हटा दो। ओके, तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या हो गई है आपकी, सही हो गई है। सभी के सभी जो आपको यहाँ पर जो नेम दिए गए थे उनको आपने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। जो भी बच गया उसको यहाँ पे लिख दो। ए बच गया तो ए को आप यहाँ पे लिख दो। इन सब का फेस साउथ की तरफ, इन सब का फेस नॉर्थ की तरफ। ओके, डन।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल का है और बहुत ही छोटा सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, अभी और भी करेंगे हम। देखो ध्यान से समझना। देयर आर सम पर्सन हु ऑल आर सिटिंग इन अ रो। अच्छा इसमें सर आपने दोनों लैंग्वेज लिए, हटाई क्यों नहीं? तो देखो इसमें मुझे ज्यादा जगह की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज लेके रखी हुई है। इसको आप लोग यहाँ पर इतना जगह काफी थी इसलिए मैंने नहीं हटाई। देर आर सम पर्सन, देर आर सम पर्सन, कितने पर्सन है हमें नहीं पता। कुछ व्यक्ति, कुछ का मतलब क्या होता है हमें तो कुछ भी नहीं पता। कुछ तो 2 भी होते हैं, कुछ 50 भी होते हैं, कुछ 100 भी कुछ ही होते हैं, 10 भी कुछ ही होते हैं। वी आर नॉट श्योर कि कितने पर्सन है वहां पे। लिखा हुआ क्या है कि वो सभी के सभी एक रॉ में बैठते हैं। किस तरफ फेस किए हुए हैं? नॉर्थ डायरेक्शन। किस तरफ फेस किया हुआ है? उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में उन सभी ने फेस किया हुआ है। यहां से आपका जो अरेंजमेंट है वो स्टार्ट हो गया। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। लिखा हुआ है कि L सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ K। L जो है वो फिफ्थ राइट बैठता है किसके? K के। तो यहाँ पे आप बैठा दो K के फिफ्थ राइट में। तो देखो K आप अगर यहाँ पे बैठाते हो, K का फेस राइट की तरफ है, सॉरी नॉर्थ की तरफ है, तो K का राइट में फिफ्थ, 1 2 3 4 और फिफ्थ पे कौन आ जाएगा? L आ जाएगा। ये तो बोला L सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ K। तो सेकंड वाली कंडीशन पे भी लिख लो 1 2 3 4 एंड 5। फिर लिखा हुआ है कि ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड K। B और K के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन बैठते हैं। तो या तो K आपको मिलेगा या B आपको मिलेगा। तो देखो K आपको मिल गया, तो मे भी हो सकता है कि K के राइट में 2 पर्सन छोड़ के B लिखा हुआ हो, 2 पर्सन बीच में, और हो सकता है कि K के लेफ्ट में भी हो। तो देखो इस तरीके से 2 कंडीशन बनाने का फायदा हुआ, स्विच कर गए आप लोग बहुत जल्दी, क्योंकि K और B के बीच में 2 पर्सन है, तो वो 2 पर्सन जो है वो K के राइट में भी हो सकते हैं और K के लेफ्ट में भी हो सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? N sits seventh to the left of B। N जो है वो B के लेफ्ट में 7th बैठता है। N sits 7th to the left of B। B के लेफ्ट में 7th, तो B यहाँ पे देखो नॉर्थ की तरफ है, तो 7th काउंट करो इसका लेफ्ट साइड में। काउंट करो 1, ये 2, ये 3 4 5 6 एंड 7 पे कौन बैठा है? N बैठा है। लिखा हुआ है N sits 7th to the left of B। सेकेंड वाली कंडीशन पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पे कौन बैठा है? N बैठा है। ओके, डाटा को हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो कंडीशन पे हम लिख पा रहे थे हमने डायरेक्ट हमारे डायग्राम में लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ N। N के राइट में थर्ड कौन बैठा है? H बैठा है। तो N है हमारे पास में, बिल्कुल है, इसके राइट में थर्ड, यानी कि H यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि Y इज द इमीडिएट नेबर ऑफ B। Y जो है वो B का इमीडिएट नेबर है। अब देखो B के इमीडिएट नेबर तो 2 बन रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो B के दोनों तरफ बन रहे हैं। देखो यहाँ पर भी B के दोनों तरफ और यहाँ पर भी B के दोनों तरफ। तो Y जो है वो B का इमीडिएट नेबर तो है, लेकिन कहाँ पे होगा अभी हम लोग श्योर नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि लेस देन 16% सिट्स इन द रो। 16 से कम होंगे। 16 से कम होने का मतलब क्या होता है? 15 तक ही होंगे, 16 भी नहीं होगा, ध्यान से समझना। तो सेकंड वाली रो में अगर आप काउंट करते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो 16 हो गए सर। और 16 का मतलब क्या है कि ये आपकी जो कंडीशन है ये गलत होगी। 16 का मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है ये गलत हो गई, क्योंकि 16% तो हो ही नहीं सकते, 16 से कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो आपकी सही रहेगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? 16 से कम है, तो आप देख सकते हो 16 से कम ही आपको मिलेंगे। D sits fifth to the right of H। H के राइट में फिफ्थ, तो H यहाँ पे H के राइट में फिफ्थ कैलकुलेट कर लो 1 2 3 4 फिफ्थ यहाँ पे कौन आ जाएगा? एक सेकेंड यहाँ पे कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। H के राइट में फिफ्थ कौन बैठा है? D बैठा है। अब देखो Y जो है ना वो B का इमीडिएट पड़ोसी था, तो Y इमीडिएट पड़ोसी था तो Y इस बार यहाँ पे आ जाएगा, ये भी कंफर्म हो गया। और जितना भी डाटा था ना उस डाटा से हम यहाँ तक, ये जो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है यहाँ तक पहुंच पाए हैं, और यही इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर कुछ पर्सन और भी तो आएंगे अभी, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इसने नहीं बताया हमें कि कितने पर्सन बैठे हैं, उन सभी के नाम क्या क्या है। जितना उसने डाटा दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। यहाँ पर अब कोई भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर ये जो रॉ है, या कह सकते हो कि नॉर्थ फेस करके बैठे थे, तो यहाँ पर इन सबका जो फेस है नॉर्थ की तरफ, और ये खाली सीट्स है, यहाँ पे इन पे कोई भी नहीं बैठा है। ओके, तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, बेसिक क्वेश्चन इसके, और मेरे ख्याल से ये रो बेस पजल का
आज के बाद में बेसिक क्वेश्चन आप कभी देखोगे नहीं कहीं पे भी, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। इनके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।